नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। आज देखिए इत्तेफाक, आज हम लोगों का जो ड्रेस कोड है वो भी एक जैसा है। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में। और आज खासकर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आज एक बार फिर से जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी सौगातें आज मिलने वाली हैं। वो क्या कुछ सौगातें होंगी हम आपको बुलेटिन्स में आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर देंगे विकास की सौगात। ऊना में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। IIT राष्ट्र को करेंगे समर्पित। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं और ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा और असम के 3 दिनों के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिपुरा में आज अगरतला कोलकाता ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। असम में IIT गुवाहाटी में कई परियोजनाओं की करेंगी शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में भाजपा के गुजरात गौरव यात्रा का करेंगे शुभारंभ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारका से पोरबंदर तक यात्रा को करेंगे रवाना। यात्रा का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ संपर्क है बनाना। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर आज देगा फैसला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को ठहराया था सही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस के कब्जे की निंदा का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने किया मतदान। भारत सहित 35 देशों में मतदान ने नहीं लिया हिस्सा। ओपेक प्लस देशों के तेल उत्पादन में कटौती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस पर अमेरिकी प्रतिक्रिया को बताया गुस्से वाली कार्रवाई, कहा बाजार के हित में है फैसला। महिला एशिया कप क्रिकेट में सेमीफाइनल मुकाबले आज। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का श्रीलंका से होगा सामना। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिल्कुल, और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर राज्य को विकास की सौगातें देंगे। वे ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी चंबा में एक जनसभा में प्रधानमंत्री 2 पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगे। गुरुवार को हिमाचल के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा और ऊना का दौरा करेंगे और राज्य के लोगों को विकास की कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम के हिमाचल दौरे में सबसे बड़ा तोहफा हिमाचल को रेल का मिलने वाला है। देश की 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल के लोगों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलेगी। ये ट्रेन पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है और महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। प्रधानमंत्री ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे, जिसे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। ये पार्क
एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है और इससे 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। IIIT ऊना में उसका भी उद्घाटन होगा और साथ साथ में वंदे भारत ट्रेन, जो अपने आप एक बहुत बड़ा योगदान, इसको भी हरी झंडी लाकर रवाना किया जाएगा ऊना से दिल्ली के लिए। चंबा दौरे में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। ये योजना 3,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें चंबा जिले में 50 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा पीएम 48 मेगावाट की चंजू पनबिजली परियोजना और 32 मेगावाट की ड्यूथल पनबिजली परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। चंबा एक ऐसा जिला है हिमाचल का जहां हाइड्रो पावर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसी कड़ी में हमारा जो स्टेट की पावर कॉरपोरेशन है वो 2 पावर प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले कर रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। एक हमारा 48 मेगावाट की परियोजना है और दूसरा द्योथल चांजू है जो लगभग 30 मेगावाट है। इससे जो हमारा हाइड्रो पोटेंशियल है उसका और दोहन होगा और उससे स्टेट को इनकम भी होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लोग बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंबा में सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी होश में तो ये पहली बार ये मौका हमें मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको हम सुनेंगे। सब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पहली बार हमारे हम देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्सव से कम नहीं है हमारे लिए, चंबा वालों के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मानते हैं कि प्रदेश में पीएम के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश पैदा होगा, जो चुनाव में काम आएगा। जब प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना, तो हिमाचल के लोगों को लगता है कि हम ऐसे क्षण में जहां प्रधानमंत्री जी को हमारे सहयोग और समर्थन की जरूरत है, हम क्यों ना खड़े उनके साथ। वो खड़ा होना चाहते हैं और खड़े होकर के उन्हें दिखाया है, एक बार नहीं अनेक बार दिखाया है, तो इसलिए अब की बार भी ये होगा। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और इसका पीएम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से राज्य में विकास को और गति मिल सकेगी। शैलेंद्र मिश्र और विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस सिलसिले में उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा ने। देश को चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है और हिमाचल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। कैसे चलेगी ये ट्रेन, क्या इसका रूट होगा, क्या समय होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरिंदर मोहन सिंह, जो अम्बाला जो उनके डीआरएम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चौथी वंदे भारत ट्रेन है, क्या रूट होगा, कहां से कहां तक चलेगी, बताइए। ये चौथी वंदे भारत ट्रेन है जिसका आज ऊना स्टेशन से इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री जी हमारे, और ये आज इनॉग्रेशन रन है और इसके बाद 21 तारीख से ये रेगुलर पैसेंजर कमर्शियल रन के लिए खोल दी जाएगी गाड़ी। ये दिल्ली से 5:50 पे सुबह चलेगी और ये 11:05 पे अम्बंदौरा पहुंचेगी। हफ्ते में कितने दिन चलेगी ये ट्रेन और वापसी किस कब होगी? हफ्ते में 6 दिन गाड़ी चलेगी। शुक्रवार को ये गाड़ी नहीं रहेगी, मेंटेनेंस के लिए रहेगी गाड़ी हमारे यार्ड में, और बाकी 6 दिन इसकी कमर्शियल सर्विस रहेगी लोगों के लिए, और पैसेंजर बुकिंग कल से खुल जाएगी। और वापसी आते ही उसके बाद कितनी देर बाद? वापसी में 1 बजे चलेगी दोपहर को और 6:25 पे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, और रास्ते में अनंतपुर साहिब, चंडीगढ़ और अंबाला स्टेशनों पे रुकेगी। वंदे भारत ट्रेन बहुत चर्चा में रही है जब से इसकी शुरुआत हुई। पहली ट्रेन चली वाराणसी के लिए, फिर नई दिल्ली से कटरा के लिए, गांधीनगर से मुंबई के लिए, और अब चौथी ट्रेन हिमाचल में चल रही अमंदौरा से नई दिल्ली के लिए, नई दिल्ली से अमंदौरा के लिए। गति की बात करें तो कितनी ज्यादा तेज होती है बाकी सामान्य
जैसे हमारी नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो उसकी एवरेज स्पीड 55 से ऊपर फास्ट बोलते हैं, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 86 के करीब करी गई है। एंड टू एंड 86 किलोमीटर पर आवर की करेगी और मैक्सिमम गति इसकी 130 किलोमीटर प्रति आवर। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा तोहफा है। और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है हिमाचल में। चौथी वंदे भारत ट्रेन है जो लोगों को मिलने जा रही है। रेल यात्रियों को एक बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। तो इस ट्रेन की जो खूबियां हैं, इसकी जो टाइमिंग है और कितने दिन चलेगी, इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे अम्बाला के डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह। कैमरामैन सौरभ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ऊना, हिमाचल। और इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से 3 हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। हमारे साथ दूसरे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और हमारे साथ तीसरे सहयोगी हिमाचल प्रदेश के चंबा से विक्रमजीत सिंह, ये तीनों सहयोगी जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे ऊना का। हमारे साथ हमारे शैलेंद्र मिश्रा सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपका स्वागत है नया सवेरा में। और जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि आज ये चौथी सौगात देश के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए पहली सौगात इस ट्रेन को, लेकिन ट्रेन के मसले पर हम अभिषेक से बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे शैलेंद्र ये कि ऊना में ही जो बल्क ड्रग पार्क है उसका भाई शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। हम जानते हैं कि पूरे देश में जो 40% जितने भी बनते हैं दवाइयाँ, 40% दवाइयाँ वो हिमाचल प्रदेश में जो फार्मा कंपनीज हैं वो वहाँ बनाती हैं। किस तरह से जब ये एक नया शिलान्यास आज होने जा रहा है ड्रग पार्क का, कितना फायदेमंद होगा न सिर्फ हिमाचल के लिए बल्कि देश के लिए? असीम, अब जानते हैं कि आज कई जो सौगात मिलने वाली है उसमें वंदे भारत ट्रेन है। इसी ऊना स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे जहां पर मैं खड़ा हूं, और एक बल्क ट्रक पार्क है। हिमाचल एक हब है दवा निर्माताओं के लिए, दवा कंपनियों के लिए। और हम जानते हैं कि जैसा आपने कहा भी कि 40% एक तरह से यहाँ बनता है, उत्पादन होता है, दवा कंपनियां करती हैं। लेकिन एक जो चुनौती रही है वो इस बात को लेकर रही है कि दरअसल दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल जिसे कह सकते हैं, API बोलते हैं जिसे, उसकी उपलब्धता हो। क्योंकि कोरोना काल में ये देखने को मिला कि जब दवाओं की आपूर्ति ज़्यादा हुई, उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, तो ऐसे में कच्चे माल API के लिए हमें आयात पर की तरफ देखना पड़ा, यानी उसके लिए हमें दूसरे देशों की तरफ नज़र करनी पड़ी। क्योंकि भारत भले ही दवा उत्पादन में बहुत अग्रणी है, लेकिन API के मामले में दवा जो जिससे बनती है, मेडिसिन जिससे बनती है, उसके मामले में देखिए हमें कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये जब पार्क बन जाएगा तो हम बहुत हद तक कहें कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उस दिशा में एक बहुत अहम कदम होगा। दूसरी बात यह है कि हिमाचल एक हब है, इसके आसपास तमाम कंपनियां हैं और देश में बनने वाली दवाओं का 40% हिस्सा हिमाचल से ही आता है। तो ऐसे में ऐसी जगह पर यह पार्क लगाया जा रहा है जिससे इन कंपनियों को सहूलियत होगी कच्चा माल लेने में। तो निश्चित तौर पर इसके विन विन सिचुएशन एक तरह से कह सकते हैं, कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे हिमाचल में, ऊना में। तो निश्चित तौर पर जब कच्चा माल यहीं पर उपलब्ध होगा और उसके लिए किसी दूसरे राज्य या फिर कहीं और से आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और बड़ी संख्या में रोजगार जब भविष्य में हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से चलेगा तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। तो एक तरह से देखें कि इस पहाड़ी राज्य में रोजगार के और मौके मिलने वाले हैं। हम जानते हैं कि पर्यटन में तेजी से विकास हो ही रहा है, उसमें मौके मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती रही है पहाड़ी राज्यों की रहती है संपर्क बात, वो हमारे पीछे मैं ट्रेन दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि यही वो वंदे भारत ट्रेन है जो जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे इसी ऊना स्टेशन से, और अंदौरा से नई दिल्ली को चलेगी ये ट्रेन। तो आप एक हिमाचल को पहला और देश को चौथा तोहफा है वंदे भारत ट्रेन का। हम जानते हैं कि सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में
नई दिल्ली से वाराणसी को चली थी, उसके बाद नई दिल्ली से कटरा को वैष्णो देवी जाने वालों के लिए सहूलियत हुई थी, फिर गांधीनगर गुजरात से मुंबई को जाने वालों को सहूलियत हुई थी, और अब चौथी ट्रेन अम्बंदौरा जो ऊना से आगे स्टेशन है वहां से चलेगी। ऊना रुकेगी, उसके बाद 3 स्टेशन और जैसा कि जिक्र भी किया डीआरएम ने, और उसके बाद नई दिल्ली पहुंचेगी। तो एक बहुत बड़ा तोहफा, कई हम कह सकते हैं कई सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने जा रही हैं। बिल्कुल, ये सौगातें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। ऐसे में हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विक्रमजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत, आपका रुख करूंगा, उससे पहले अभिषेक, हिमाचल प्रदेश को अगर देखें तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम सौगातें केंद्र सरकार ने वहां पर दी हैं और उसके बाद राज्य सरकार भी लगातार वहां पर काम कर रही है। ऐसे में स्थिति को अगर हम देखें तो क्या आकलन निकलता है और आने वाले समय के लिए अभी से आज का दिन जो है वो सौगातों का दिन है हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो आने वाले समय के लिए और ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो देखिए, हिमाचल के लिए अब तक का जो रूट होता था वो चंडीगढ़ के बाद कालका स्टेशन और वहाँ से जो नैरो गेज लाइन जाती थी शिमला के लिए, जो एक हेरिटेज रूट है, यूनेस्को के दौरों से कहा भी गया, और उस हेरिटेज रूट पे हिमाचल के अंदर ये दूसरी सबसे बड़ी लाइन है जो कि ऊना तक जा रही है। और इस लाइन के अंदर जो है वंदे भारत ट्रेन, यानी कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया, बिल्कुल इंडिजीनियस बनाया गया इसे, और वो ट्रेन रफ्तार के साथ दिल्ली से सुबह 5:50 पे चलेगी और ये जो है आपको 11:05 पर ऊना तक जा रही है और उधर से भी वैसे ही वापसी, यानी कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर जो है आप दिल्ली से अब ऊना तक का सफर कर सकेंगे। हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक सौगात है जो आज प्रधानमंत्री उन्हें देने जा रहे हैं, और खास तौर पर ऐसे समय में जबकि सिर्फ 4 ही रैक इसके जो है अभी तक तैयार हुए हैं, चाहे वो एक रैक वाराणसी के लिए हो, दूसरा माता वैष्णो देवी कटरा के लिए हो, तीसरा जो है अहमदाबाद मुंबई। तो जो मेन रूट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड रहती है उस जगह के लिए जो है सबसे पहले जो उन्हें उन जगहों को चयनित किया गया, और उसमें से जो हिमाचल की जो लगातार डिमांड रही है ट्रेन रूट को लेकर के, उसको लेकर के ये बहुत बड़ी एक सौगात है वंदे भारत की। और खास तौर पे ऐसे समय में जिसमें कि लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी, जो हवाई जहाज के अंदर जिस तरीके का आप देखते हैं फैसिलिटीज होती है पैसेंजर्स के लिए, उन हर फैसिलिटी उनके लिए होगी, खान पान की जो सुविधा होगी वो काफी अच्छी होगी। IRCTC उसकी पूरी सुविधा की जो उसके अंदर जो उपलब्धता है उसको करवाएगी। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज थी सुरक्षा को लेकर के कि कितनी सुरक्षित है, तो ये देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कवच जो सिस्टम है, कवच को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। पुराने वाले जो 2 वंदे भारत थे उसमें कवच नहीं था, लेकिन ये जो नए 2 वंदे भारत जो अभी रैक आए हैं, चाहे अहमदाबाद और मुंबई के बीच में और ये दूसरा दिल्ली से ऊना के बीच में, इसमें कवच सिस्टम है जो कि अगर ट्रेन सेम प्लेटफॉर्म पे भी सेम पटरी पे भी अगर चल रही है, 2 ट्रेनें आमने सामने या कोई ट्रेन खड़ी भी है तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम उसमें काम करेगा और ट्रेन जो है वो रुक जाएगा। तो काफी कुछ जो है विश्व स्तरीय इसके अंदर फैसिलिटीज है और उसको लेकर के ये ट्रेन जाएगी। और हिमाचल के लोग खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा चंडीगढ़ के लिए शताब्दी एक्सप्रेस बहुत समय से चल रही थी, लेकिन वहां भी डिमांड था कि वंदे भारत जो है ऐसी कोई ट्रेन हो जो कि रफ्तार से चले, शताब्दी से ज्यादा रफ्तार हो। साथ साथ आनंदपुर साहिब जाने वाले लोगों, काफी लोग हैं जो कि दिल्ली से जाते हैं आनंदपुर साहिब जाते हैं, तो ऐसे में वहां तक जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है। और साथ साथ में आने वाले समय में भी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो है मनाली तक के लिए जो है वो भी रूट का जो है सर्वे जारी है और मनाली से लेकर के लद्दाख तक, यानी कि हिमाचल से लेकर लद्दाख तक जो है रेलवे सर्वे कर रही है कि किस तरीके से वहां तक भी रेल लाइन पहुंचाया जाए। बिल्कुल अभिषेक, और लोग काफी उत्साहित होंगे कि कब वो इसमें बैठें और हिमाचल प्रदेश की जो है वो सैर कर सके। बहुत बहुत आप शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे अब विक्रमजीत सिंह का। वो इस वक्त चंबा में, हिमाचल प्रदेश के चंबा में मौजूद हैं। विक्रम, हम जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा भी है कि पहाड़ का पानी और उसकी जवानी देश के बाकी लोगों के लिए काम आता है। मेरा सवाल ये कि आज 2 जो विद्युत परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं, उनका शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री, किस तरह से देखा जाए हिमाचल प्रदेश के लिए और बाकी देश के लिए इसको सौगात के तौर पर? देखिए, जो पन बिजली परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, जो पन बिजली है उसका काफी पोटेंशियल है
और इसकी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश में बिजली के लगातार जो है विस्तार दिया जा रहा है ताकि हिमाचल को जो है दूसरे राज्यों को भी बिजली दी जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो चांजू और ड्योथल की पन बिजली परियोजना है, ये इसमें एक और एडिशन होने जा रहा है, क्योंकि इससे जो है जो हिमाचल प्रदेश की जो बिजली है उसके जो स्रोत है उसकी आय में वृद्धि होगी, पैसे में वृद्धि होगी, हिमाचल की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों ड्योथल और चांजू बिजली परियोजना है, ये हिमाचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और हम आपके पीछे देख रहे हैं कि वहां बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई हैं, जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव है, तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो चाहे स्थानीय सरकार है या फिर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री का अगर दौरा है तो उसका अत्यधिक लाभ लेने की सर्वाधिक प्रयास होते ही रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर अगर प्रधानमंत्री चूंकि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, तो किस प्रकार से विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए दिए हैं, किस प्रकार से योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए आई हैं, किस प्रकार से विकास की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए आई है, वो तमाम चीजों का लाभ जो है क्योंकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है इसका लाभ लेना चाहती है, और यही वजह है कि एक रैली भी रखी गई है ताकि जो है लोगों को ये पता चल सके कि प्रदेश के लिए क्या कार्य जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किए और जिसका लाभ जो है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसे में आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, विक्रमजीत आपका और शैलेंद्र आपका, लेकिन आप नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है और ऐसे में जो सौगातें हैं वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को आज एक बड़ी मजबूती प्रदान करेंगी जो आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को और ज्यादा मुख्यधारा से जोड़ने में कामयाब रहेंगी। बिल्कुल, तो इस अहम खबर के बाद रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा और असम के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वे कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन के अगरतला तक विशेष विस्तार और अगरतला से जिरीबाम के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मणिपुर के खोंगसांग तक के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। इसके बाद वे उदयपुर जाकर त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। फिर राष्ट्रपति अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे चरण में असम के गुवाहाटी पहुंचेंगी। IIT गुवाहाटी में वे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की कई परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन शिलान्यास करेंगी। इसमें सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव संगठकों के डिजाइन और विकास की सुविधा, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, असम के डिब्रूगढ़, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा वे गुवाहाटी के असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। वॉशिंगटन में गुरुवार को उन्होंने कई देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने वॉशिंगटन DC में जापान के वित्त मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है क्योंकि दोनों देश G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे। वहीं निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ भी बैठक की। वित्त मंत्री ने इस दौरान अगले साल भारत की G20 अध्यक्षता के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन मांगा। वहीं निर्मला सीतारमण ने साथ ही सऊदी अरब के वित्त राज्य मंत्री मोहम्मद अल जादान के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत सऊदी द्विपक्षीय सहयोग के मामलों के साथ साथ कई आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई।
साथ ही वित्त मंत्री ने नीदरलैंड्स के वित्त मंत्री के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत G20 में नीदरलैंड्स के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। सीतारमण ने G20 से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की, मसलन ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ऋण और जलवायु से जुड़े हुए मुद्दे शामिल थे। और वहीं निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नमगे शेरिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि हम दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देना चाहते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने FATF के अध्यक्ष राजा कुमार से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। और निर्मला सीतारमण ने साथ ही मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रानिया अल मशद के साथ भी बैठक की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों में नवीकरणीय ऊर्जा पर विचारों का आदान प्रदान किया और जलवायु वित्त के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने OECD के महासचिव के साथ भी मुलाकात की। OECD के महासचिव के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने साल 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी में द्विपक्षीय जुड़ाव और OECD के समर्थन पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही UNDP के प्रबंधक अचिम स्टेनर के साथ बैठक की। इस मौके पर दोनों ने सतत वित्त पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के दौरान स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने UNGA में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद उठा सकें। We have witnessed, unsurprisingly, yet again an attempt by one delegation to misuse this forum and make frivolous and pointless remarks against my country. Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह आज गिर सोमनाथ और नवसारी जिलों से यात्रा को रवाना करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारिका से पोरबंदर तक दूसरे मार्ग पर यात्रा को रवाना करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की खबर हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि क्या कुछ वहां पे आज हिजाब मामले को लेकर है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आज अमित शाह की बहुत ही महत्वपूर्ण जो यात्रा होने वाले गुजरात गौरव यात्रा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मसला आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच फैसला सुनाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ कुछ छात्राओं और गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू कर सकती है। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने कल 223 करोड़ रुपए के एफडी घोटाले के सिलसिले में
दिल्ली सरकार के वन विभाग के अज्ञात अधिकारियों और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने अपने 223 करोड़ रुपए के अधिशेष धन को रिज मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम पर सावधि जमा रसीद के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़गंज शाखा में जमा किया था। सीबीआई ने कहा कि यह फंड बैंक ऑफ बड़ौदा की पहाड़गंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एले खान द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नाम पर एक कथित फर्जी खाते में स्थानांतरित किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि वन और वन्यजीव विभाग द्वारा जारी किए गए एक जाली पत्र के आधार पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और वहीं नगर निगम के कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को ये कहते हुए 900 करोड़ रुपए का पर्यावरण मुआवजा देने का निर्देश दिया कि सरकार की नाकामी के कारण नागरिक आपातकालीन स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गाजीपुर, भलसवा और ओखला में 3 डंप साइटों पर लगभग 80% कचरे का निस्तारण नहीं किया गया था। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक अनुपालन की स्थिति प्रदान करने वाली एक अंतरिम प्रगति रिपोर्ट 15 जनवरी 2023 तक पेश की जाए। साथ ही मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल तरीके से पेश होने का निर्देश दिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। और अब चाहे सूखा पड़े या बारिश, अब उन किसानों को चिंता नहीं रही जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया हुआ है। इस योजना का लाभ अब दूरस्थ गांवों के किसानों को भी मिल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल खंडवा जिले के इन किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलने से अब उन्हें प्रकृति की मार की चिंता काफी हद तक कम हो गई है। अब इन अन्नदाताओं को किसी भी प्राकृतिक आपदा में इस बात की चिंता नहीं है कि अगर फसल खराब हो जाए तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अपनी फसलों का बीमा कराने वाले ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से काफी खुश है। मेरी फसल खराब हो गई, मेरे फसल बीमा भी मिला। प्रधानमंत्री योजना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। फसल बीमा का मुआवजा लाभ मिलता है हमको। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो बीमा योजना मोदी जी की चल रही है उसमें सबको फायदा हो रहा है। इस योजना से सभी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है और जो भी फसल खराब होती है उसका भी बीमा और किसानों को दिया जाता है और हमें भी मिला है। मुझे मोदी जी की सभी योजनाएं अच्छी लगी। ये बीमा योजना भी अच्छी है और पहले जो भी सरकारें थी उनसे कुछ भी लाभ नहीं मिला और आने वाले समय में भी शायद हो सकता है हमेशा लाभ मिलेगा मोदी जी की सरकार में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खंडवा जिले के 55,553 किसानों को 32 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि फसल बीमा क्लेम के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने करोड़ों किसानों को विपदा के समय में बीमा राशि का लाभ देकर संबल प्रदान किया है। वहीं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना ने इन किसानों को यह विश्वास भी दिलाया है कि उनकी फसल का बीमा हुआ है और विपदा में ये पॉलिसी उनके काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि गरीबों को देश भर में आसानी से राशन उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की थी, जिसका सीधे फायदा प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। पेश है राजनांदगांव से जमीनी हकीकत से जुड़ी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल करने के बाद से कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी के तहत जिले के प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य के जिले में शासकीय उचित मूल्यों की दुकान से राशन ले सकते हैं।
जिससे लाभार्थियों को काफी सहूलियत हो रही है। वन राशन कार्ड में जैसे बाहर कमाने जाए नागपुर महाराष्ट्र तो अपना कार्ड रहता है तो वहाँ राशन लेने में सुविधा होती है। शासन की जो इस महत्वाकांक्षी योजना से हमें बहुत फायदा हुआ है। दूसरे राज्य में जाते हैं राशन लेने में असुविधा होती है, वो सुविधा मिल जाए कि हम वहाँ से आसानी से अपना राशन छुड़ा सकते हैं। हम किसी जगह से भी राशन उठा सकते हैं, कहीं लाइन वगैरह लगाना नहीं पड़ता है और हर जगह हमको सामान मिल जाता है। राजनांद गांव में 300 से अधिक EPSO मशीन शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों में लगाई गई हैं। इस योजना से दुकान में भीड़ से भी छुटकारा मिला है। एक यूनिक सिस्टम है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। प्लस क्या है, राशन दुकानों में भीड़ कम हो गई है इस वजह से। जिले के 407 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार से जो ई-पॉस डिवाइस का वितरण किया हुआ है उसके माध्यम से वितरण किया जा रहा है और इसमें सही लोगों को राशन मिले इसके लिए थंब का निशान लिया जाता है ई-पॉस से और सभी पात्र हितग्राहियों को सही समय पर राशन का वितरण किया जा रहा है। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वालों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें महंगे दामों पर राशन लेना पड़ता था, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। अब वह देश के किसी भी राज्य में उचित मूल्य की राशन की दुकान से कम दरों पर राशन ले सकते हैं, जिससे यह योजना मजदूरों को गरीबी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा में अब बात स्टार्टअप की। साल 2020 हर क्षेत्र से जुड़े कारोबार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा साल रहा। कोरोना महामारी के कारण हुए वैश्विक लॉकडाउन ने व्यवसायियों के लिए बाजार में बने रहने और उनके संचालन के लिए नवाचार की आवश्यकता को उजागर किया और इस तरह टैग बॉक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में आई। एक अग्रणी इनोवेटिव टेक कंपनी जो कि आपूर्ति श्रृंखला में कर्मचारियों, भागीदारों और यहां तक कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए कारोबार को संचालन के लिए डिजिटल समाधान, डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करती है। कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई चुनौतियों ने लोगों और व्यापार, खासकर ई-कॉमर्स, खुदरा और रसद उद्योग के लिए किफायती और कुशल आपूर्ति समाधान की जरूरतों को उजागर किया। वायरस ने हमें जीने का एक नया तरीका सिखाया, जिसमें शारीरिक दूरी बनाए रखना शामिल है। वायरस ने हमें सिखाया कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद बिना कोई रुकावट के किसी काम को कैसे चालू रखा जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई टैग बॉक्स सॉल्यूशन की। हम लोगों ने ये सोल्यूशन तब रोल आउट करना चालू किया जब पैंडेमिक चालू हुआ था। आपको अगर याद हो, फर्स्ट वेव में सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की काफ़ी बात हो रही थी, राइट। सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, 3 महीने तक सब लोग घर पे बैठे थे, राइट। और हम लोगों को भी मतलब ये था कि भाई इस साल कैसे आगे बढ़ेंगे, बट वी ऑल्सो न्यू कि अगर ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन प्रोवाइड दैट। अगर आपको एक्चुअली अपना ऑफिस खोलना है, आपकी फैक्ट्री चालू करनी है, वेयर हाउस चालू करना है, राइट, और इंश्योर करना है कि लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, हमारे पास जो सोल्यूशन है काफी अच्छे से फिट होता है। टैग बॉक्स संगठनों की साइट संचालन और आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा है। टैग बॉक्स का पहला प्रमुख समाधान बॉक्स लेंस, जो कि एक आपूर्ति श्रृंखला निगरानी IoT प्लेटफॉर्म है, जो संगठनों को 3 प्रमुख चुनौतियों जैसे उत्पाद की गुणवत्ता और अनुपालन, एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और परिचालन दक्षता को हल करने में मदद करता है। दुनिया के हर बॉस को एक टैग करना चाहते हैं, उसको हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारे जो सेंसर्स होते हैं, अल्ट्रा लो पावर सेंसर्स रहते हैं ब्लूटूथ के ऊपर, जिनकी बैटरी लाइफ 2 से 4 साल चलती है, वो सेंसर बस जाके एक बॉक्स में या फिर किसी स्टाफ पे, एम्प्लॉय पे या फिर किसी रेफ्रिजरेटर में जाके हम फिट कर देते हैं एक बार, और उसके बाद भूल जाते हैं। बस हम वो डेटा हमारे गेटवेज के थ्रू कलेक्ट होते रहता है कंटिन्यूसली, हमारे सर्वर पे जाते रहता है, और वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हैं, रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाते हैं, जिससे हम प्रेडिक्टिव अलर्ट दे सकें
एग्रीगेटेड एनालिटिक्स कर सकें ताकि हम बता सकें कि कहाँ पे क्या किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब हमने धीरे धीरे ये सोल्यूशन बाहरी देशों में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। हमारे जो आसियान कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर से ऑपरेट करते हुए हमने फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया में अवेयरनेस देना चालू किया, और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि नॉर्डिक कंट्रीज मेनली, वहां पर हमने अभी अपना अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये देखते हुए कि महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला में तकनीकी समाधानों को अपनाने की आवश्यकता को फिर से बहाल कर दिया है, स्टार्टअप के लिए आगे का रास्ता रोमांचक लग रहा है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो टैग बॉक्स सॉल्यूशंस के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यूएनजीए सदस्यों द्वारा लाया गया ये नया प्रस्ताव तथाकथित जनमत संग्रह के बाद रूस द्वारा 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास की निंदा करता है। इस प्रस्ताव के खिलाफ किसी भी सदस्य ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 5 ने विरोध में वोट दिया। वहीं भारत सहित 35 देशों ने मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में औपचारिक रूप से 4 क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ेपोरिज़िया के विलय की घोषणा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। और रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से परहेज करने के बाद भारत ने यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनजीए में कहा कि भारत यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने पर चिंतित है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और नागरिकों की मौत शामिल है। और वहीं तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम और समीकरण के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपने करीबी सहयोगी देश सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ओपेक तेल उत्पादन में कटौती करता है तो सऊदी अरब को परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि बाइडेन ने रियाद के खिलाफ अपनी संभावित कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद पिछले हफ्ते तेल उत्पादन में कटौती के ओपेक के फैसले के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस फैसले का सऊदी अरब के साथ अमेरिकी संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब ने इस फैसले के बाद अमेरिका के साथ रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश भी की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उनके देश और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है और ओपेक का निर्णय पूरी तरह से आर्थिक आधार पर किया गया है। रियाद और वॉशिंगटन के बीच सैन्य सहयोग से दोनों देशों के हित पूरे हो रहे हैं और क्षेत्र को स्थिर करने में मदद मिली है। और अब खबरें खेल जगत से। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप क्रिकेट में आज पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है। भारत ने श्रीलंका, मलेशिया, यूएई, बांग्लादेश और थाईलैंड को हराया है। भारत ने राउंड रॉबिन फॉर्मेट का आखिरी मुकाबला थाईलैंड के खिलाफ ही खेला था और 9 विकेट से जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने इस मैच में थाईलैंड को 37 रनों पर ही समेट दिया था। ऐसे में सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम इसी प्रदर्शन को दोहराने उतरेगी। वहीं पिछले 2 मैचों से आराम कर रही नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की इस मैच में टीम में वापसी हो सकती है। पिछले 2 मैचों में स्मृति मंधाना कप्तानी कर रही थी। दूसरे सेमीफाइनल में दोपहर 1 बजे पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। अंक तालिका में भारत पहले और थाईलैंड चौथे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। और अब बात हेरिटेज वॉक की।
और हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लिए चलते हैं भारत से लगभग 4800 किलोमीटर दूर कंबोडिया, जहां बना है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर देश और दुनिया के हजारों पर्यटकों के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र माना जाता है। भारत आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यही वजह है कि यहाँ कई छोटे और विशाल मंदिर स्थित हैं। लेकिन विदेशों में भी ऐसे कई हिंदू मंदिर हैं जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। भारत से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर बना है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो कंबोडिया देश के अंकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोधपुर था, जो अब अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर इतना खास है कि कंबोडिया देश का यह राष्ट्रीय प्रतीक है और वहां के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इस मंदिर को अंकित किया गया है। अंगकोर वाट मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। वहीं इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों के प्रसंग देखने को मिलते हैं। अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के चारों तरफ एक विशाल खाई है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वास्तुकला में इस मंदिर को उत्कृष्ट उदाहरण का एक खूबसूरत नमूना माना जाता है। यह मंदिर एक चबूतरे पर बना है जिसमें 3 खंड हैं। यहाँ बने गुंबज की लंबाई लगभग 180 फीट है। अंगकोर वाट मंदिर देश दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार वास्तुकला यहाँ आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हेरिटेज वॉक के बाद अब बात करेंगे विज्ञान जगत की। और साइंस हब के आज के अंक में हम बात करेंगे ऑटोनोमस कार्स यानी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के बारे में। ये ऑटोनोमस कार्स बिना ड्राइवर के ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। आइए देखते हैं इन ऑटोनोमस कार्स को। जरा सोचिए, आप कहीं जाने के लिए कार में बैठे और गाड़ी बिना ड्राइवर के ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। हमारा आने वाला भविष्य कुछ ऐसा ही हो सकता है। ऑटोनोमस कार्स यानी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। कुछ उद्योगों के विशेषज्ञों का मानना है कि मुसीबत में रोबोट ड्राइवरों की मदद करने के लिए मानव सुपरवाइजर की अस्थायी रूप से जरूरत हो सकती है। मानव सुपरवाइजर एक साथ कई चालक रहित कारों की निगरानी वीडियो फीड के जरिए सैकड़ों मील दूर बैठकर भी कर सकते हैं। ये पहली बार था जब जनरल मोटर्स के सेल्फ ड्राइविंग यूनिट ने दूरस्थ मानव ऑपरेटरों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म, वाहनों में मनुष्यों की हमेशा आवश्यकता हो सकती है, बस उसे एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित रूप से वाहनों की मदद के लिए इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन मानव यात्रियों को मानसिक शांति देने में मदद करने के लिए भी इसकी आवश्यकता हो सकती है, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का खतरा ना हो। अगर कुछ साल आगे का सोचें, जहां टेस्ला या क्रूज जैसी कंपनियों के सड़कों पर बड़ी संख्या में चालक रहित रोबोटिक कारें होंगी और मानव की जगह रोबोट्स गाड़ियां चला रहे होंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कब तक और कैसे भविष्य की तस्वीर बदलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। सिनेमा इस हफ्ते में आज हम बात करेंगे शॉर्ट फिल्म द स्टोरी ट्रेलर के बारे में, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है।
ये शॉर्ट फिल्म महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई कहानियों की श्रृंखला में से एक है। फिल्म में जाने माने अभिनेता परेश रावल, तनिष्ठा चटर्जी मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। एक बार बंगाल में कहानीकार था। कहानियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। सोचा जाए तो हम सब एक कहानीकार हैं जो रोज अपनी अपनी कहानियों को कहते भी हैं और जीते भी। हाल ही में एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म कहानीकार यानी द स्टोरी टेलर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें जाने माने अभिनेता परेश रावल, आदिल हुसैन, तनिष्ठा चटर्जी मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। कोलकाता छोड़ के जाएगा ये कोड बैंक। मैंने सुना आपने कोई नए जॉब के लिए अप्लाई किया है। पर्पस एंटरटेनमेंट और क्वेस्ट फिल्म के सहयोग से निर्मित द स्टोरी टेलर को प्रतिष्ठित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया के फिल्म फेस्टिवल प्रतियोगिता में चुना गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में द स्टोरी टेलर का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा और ये फिल्म सम्मानित किम जिसी योग पुरस्कार के लिए भी दावेदारी करेगी। ऐसे सुना पाता हूँ, आज आप क्या सुनेंगे? महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की एक लघु कहानी पर आधारित ये फिल्म एक धनी व्यवसायी की कहानी बताती है जो अपनी इंसोमिया यानी नींद न आने की बीमारी को दूर करने में मदद के लिए एक कहानीकार को काम पर रखता है, लेकिन अपने ही जीवन की गहराइयों में उलझता चला जाता है। ये फिल्म सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई कहानियों की श्रृंखला में से एक है जो उनके द्वारा बनाए गए रहस्यमय किरदार तारिणी खुरो पर आधारित है। आपकी स्टोरी से मुझे नींद तो आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सेहत की। तो सेहत की बात करें तो आपको बता दें कि शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। मां बनना किसी भी महिला के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है। गर्भावस्था मां और गर्भस्थ शिशु के लिए संवेदनशील समय है। इस दौरान सही देखभाल और तैयारी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की तैयारी गर्भधारण से पूर्व ही शुरू कर देनी चाहिए। जब एक दंपति डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी करनी है तो सबसे पहले आप अपने एक विशेषज्ञ से मिलिए। उनके द्वारा एक वो हिस्ट्री लेंगे डिटेल कि आपके परिवार में कोई संभावित आनुवांशिक बीमारी है या नहीं है। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपको करना चाहिए, एक ब्लड शुगर करना चाहिए, एक थायराइड करना चाहिए। ये सब टेस्ट हैं जो एक बेसिक टेस्ट करने चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ है कि आपको फोलिक एसिड ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जो विकृतियाँ होती हैं बच्चों में वो प्रिवेंट हो जाती हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मदर को पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई मिर्गी की बीमारी है, या वो कोई दिल की बीमारी है जिसके लिए वो कोई दवाई खा रही हैं, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई जो माँ लेती है वो आंवल लाल के थ्रू बच्चे में जा सकता है, बच्चे में विकृतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको वो दवाइयों का जाँच जो है आप पहले अपने डॉक्टर से कराइए, उसके बाद प्रेगनेंसी करिए। गर्भावस्था की सही से तैयारी करना आवश्यक है, जिससे माँ और शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें। गर्भावस्था में जरूरी है सही परामर्श लेना, पौष्टिक आहार का सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवाना, निगरानी रखना और गर्भावस्था में सही देखभाल करना। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरू के 3 से 5 महीने बहुत ही क्रूशियल है। आप 3 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड कराइए और एक ब्लड टेस्ट कराइए। उससे बहुत कुछ बच्चे की कुछ ऐसी जो बिल्कुल जिसमें बच्चा बचने की उम्मीद नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सर ही नहीं बना, बच्चे का सर ही नहीं बनता, जिसको हम एनेनकेफली बोलते हैं, वो बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है शुरू के 3 महीने में। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे न दिल की बीमारी, ये सारी चीज़ें भी आपको 5वें महीने तक पता चल जाती हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए 3 महीने पे, एक ब्लड टेस्ट कराइए 3 महीने पे, जिसको हम डुअल स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद आप 5वें महीने पे एक और अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर आप ये 3 स्टेप लेते हैं तो बहुत हद तक आपको बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है, बच्चे में अफेक्शन का पता चल जाता है। टेटनस का टीका जो है ये सभी को लगाना चाहिए। दूसरी बात होती है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक रूबेला का टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के 1 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। एक टीडैप वैक्सीनेशन देते हैं, टेटनस, डिप्थीरिया, एसेलुलर पर्ट्यूसिस, जो कि बच्चे को भी फायदा करता है।
यदि आप गर्भधारण करने का सोच रही हैं, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। साथ ही ये जान लें कि कौन सी सावधानियों का पालन करके आप गर्भावस्था में स्वस्थ रह सकती हैं। गर्भावस्था में अपनी सही देखभाल करें, जिससे आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो सेहत से जुड़े इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। अब वक्त हो चला अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार किशोर कुमार की गीतों के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आप इन गीतों को सुनिए, आनंद लीजिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया